हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यूज क्वेश्चन सीरीज को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मेक्स डिस्टेंस एजुकेशन डायनेमिक एंड इंटरेस्टिंग। अब ये जो वर्ड यहाँ पे यूज करा है डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा, ये क्या होता है? जैसे कई बार आप डिग्री करते हो, जैसे आपने इग्नू से कुछ डिग्री कर रखी होंगी, NIOS से कुछ डिग्री कर रखी होंगी, जिसके लिए आपको इंस्टीट्यूशन में या फिर कॉलेज वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप घर बैठे ही पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसे डिस्टेंस एजुकेशन बोला जाता है। अब डिस्टेंस एजुकेशन को गतिशीलता और रोचकता क्या चीज़ बनाती है? एजुकेशनल रिसोर्स, शैक्षिक संसाधन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीक, कॉन्टैक्ट क्लासेस, संपर्क कक्षाएं, या मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, संवाद माध्यम। क्या रहेगा यहाँ पे? मीडियम होना था, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए इसका मेन, जैसे अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें, एजुकेशनल रिसोर्स तो यार मिल जाते हैं, चलिए बुक्स वगैरह हैं, ये तो काफ़ी टाइम से ही। हमें बताना है कौन सी चीज़ें जो इसको डायनेमिक एंड इंटरेस्टिंग बनाती है, तो वो होगी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीक। अब शैक्षिक तकनीक के माध्यम से, जैसे अगर जूम मीटिंग अरेंज कर सकते हैं हम, कांटेक्ट करके डायरेक्टली हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। होता क्या था डिस्टेंस एजुकेशन में, बच्चे जाते थे, एडमिशन लेते थे, और उसके बाद जब एग्जाम आता था तब ही उनसे संपर्क होता था, बीच में किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पाता था। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के आने के बाद बीच में भी अगर किसी प्रकार से संपर्क करने की जरूरत पड़ती है, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है, तो वे भी कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग हो गया या जूम मीटिंग हो गई, या और भी बहुत सारी वेबसाइट है जिनके माध्यम से हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डिस्टेंस एजुकेशन को डायनेमिक एंड इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज एनवायरनमेंट डू टीचर यूज इन हाई क्वालिटी क्लासरूम। हाई क्वालिटी क्लासरूम में टीचर को किस प्रकार का लैंग्वेज एनवायरनमेंट यूज किया करना चाहिए? शोध के अनुसार उच्च कोटि की कक्षा में शिक्षक किस प्रकार के भाषा परिवेश का उपयोग करते हैं? वेराइटी ऑफ इलस्ट्रेशन एंड ग्राफिक्स, विविध प्रकार के चित्र और ग्राफिक्स, वेराइटी ऑफ एनालिटिकल क्वेश्चंस एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, विविध प्रकार के विश्लेषणात्मक प्रश्न और जटिल प्रश्न, वेराइटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, विविध प्रकार के अमूर्त शब्द और जटिल वाक्य, वेराइटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल वर्क, विविध प्रकार के प्रयोग और प्रायोगिक कार्य। देखिए अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज एनवायरनमेंट की, टीचर को किस प्रकार की चीज़ यूज करना चाहिए हाई क्वालिटी क्लासरूम के अंदर, तो सबसे अच्छा क्या रहेगा इसमें? अगर टीचर किसी चीज़ का यूज़ कर रहा है, मेथड का यूज़ कर रहा है, या किसी प्रकार की टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट होता है एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल वर्क। चाहे फिर वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, प्रयोग करें और प्रायोगिक कार्य दिए जाए। ग्राफिक्स वगैरह यूज हो सकते हैं, लेकिन ये अगर हम साइंस के कुछ डायग्राम्स को सिखाएं तो उसके लिए काफ़ी ठीक रहेंगे। अगर आप जटिल सवाल स्टार्टिंग में दे दोगे, या बच्चों के सामने ज़्यादा ही आप एनालिटिकल एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन रख दोगे, तो उनके अंदर एक तरह से हीन भावना पैदा हो सकती है, उन्हें सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ लग सकता है। इसी प्रकार हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो उससे भी सेम समस्या हो सकती है। तो सबसे सही रहेगा वेराइटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल वर्क। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एज पर द NCERT गाइडलाइंस फॉर टीचिंग सोशल साइंस न्यूज़पेपर शुड बी यूज्ड इन द क्लासरूम फॉर। सोशल साइंस को पढ़ाते टाइम जो न्यूज़पेपर है उसका किस तरह से यूज़ किया जा सकता है या जाना चाहिए? सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए NCERT दिशा निर्देशों के अनुसार कक्षा में निम्न हेतु समाचार पत्र उपयोग किया जाना चाहिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस क्वेश्चन को लेकर कुछ और हो सकता है, लेकिन हमें इसका आंसर NCERT की गाइडलाइंस के हिसाब से बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है टू प्रोवाइड विजुअल मटेरियल फॉर द सब्जेक्ट लर्न, टू अपडेट करेंट हिस्ट्री, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट में एड देयर साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। टू प्रोवाइड इमेज एंड ग्राफिक्स टू मेक अ न्यूज़ इंटरेस्टिंग, ये भी गलत है। न्यूज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ग्राफिक्स वगैरह का यूज़ करने के लिए आप देख रहे हो। दृश्य सामग्री प्रदान करने के लिए न्यूज़पेपर की जगह हम और भी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। देखिए देखो न्यूज़पेपर में होता क्या है, जो भी करंट इवेंट चल रहे होते हैं, करंट में हमारे देश में क्या चल रहा है, तो इसके बारे में सारी जानकारी हमें न्यूज़पेपर में एक साथ देखने के लिए मिल जाती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। समसामयिक इतिहास अध्ययन करने के लिए टू अपडेट करेंट हिस्ट्री। करेंट हिस्ट्री की जगह हम करेंट सिनेरियो की बात करें या करेंट अपडेट्स की बात करें तो वो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन
करंट में क्या चीज़ चल रही है, प्रेजेंट में किस तरह की सिचुएशन चल रही है, वो सारी चीज़ हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रामा इनकरेजेस ऑल स्टूडेंट्स टू, नाटक समस्त विद्यार्थियों में निम्न को प्रोत्साहित करता है। एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ द क्या लिखा है, डिपिक्टेड कैरेक्टर, चित्रित पात्र की सहानुभूतिपूर्ण समझ और पहचान, डेवलपमेंट ऑफ रिवीजन स्किल्स ऑफ लर्नर्स, शिक्षणार्थियों के पुनरीक्षण कौशलों का विकास, रिफ्लेक्टिंग ऑन रोल एक्टिंग एंड ड्राइंग सम जनरल कंक्लूजन्स, भूमिका अभिनय पर चिंतन और कुछ सामान्य निष्कर्ष निकालना, वे ऑफ चेकिंग टीचर लर्निंग और मेकिंग रिवीजन इंटरेस्टिंग, शिक्षक अधिगम की जांच करने या पुनरीक्षण करने का तरीका। देखिए ये चीज़ें तो मूल्यांकन वगैरह में आती है, इसे खत्म करो। भूमिका अभिनय पर चिंतन और कुछ सामान्य निष्कर्ष निकालना, रिफ्लेक्टिंग ऑन रोल एक्टिंग एंड ड्राइंग सम जनरल कंक्लूजन, हो सकता है शिक्षार्थियों के पुनरीक्षण कौशलों का विकास, ये तो बिल्कुल गलत है। अब बचा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर थर्ड। अब हमें बताना है ड्रामा इनकरेज ऑल स्टूडेंट्स टू। देखिए किस चीज़ को प्रोत्साहित करेगा ड्रामा, जब भी बच्चे नाटक कर रहे होते हैं तो उसमें जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनको समझना, उनके लेवल पे जाके समझना कि वो किस तरह का फील कर रहे होंगे जब उनके साथ ये रियल लाइफ में या फिर जिस तरह से स्टोरी को अपलोड किया गया है, तो उसको समझना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉग्निशन द डिपिक्टेड बिहेवियर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा। चित्रित पात्र की समानुभूतिपूर्ण समझ और पहचान, जैसा वह पात्र फील कर रहा है वैसा ही खुद फील करना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इंडिकेट जेंडर बाइस, निम्न में से कौन सा शब्द लिंग पक्षपात दर्शाता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेल डन या ब्यूटीफुल। देखिए वेरी गुड जनरल है, सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक्सीलेंट सभी के लिए यूज़ किया जाता है। वेल डन भी, इसमें भी किसी प्रकार का लैंगिक पक्षपात नहीं दिख रहा। लेकिन ब्यूटीफुल ये जो वर्ड है ये लैंगिक पक्षपात को दर्शाता है। अगर आप एक क्लास में ये वर्ड यूज़ करते हो तो ये इंडिकेट करता है गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ब्यूटीफुल वर्ड, ये एक तरह से जेंडर वाइज से लैंगिक पक्षपात को ये दर्शा रहा है। अगर आप किसी से बोलते हो यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड यू आर नॉट, तो ये एक तरह से पक्षपात हो गया, ठीक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज साइंस राइटिंग डन इन द क्लासरूम, कक्षाओं में विज्ञान लेखन किस प्रकार का होता है। हाउ इज साइंस राइटिंग डन इन द क्लासरूम। अब साइंस राइटिंग की बात चल रही है, इस वर्ड को ध्यान में रखते हुए हमें आंसर टिक करना है। इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड लर्नर्स, शिक्षक व शिक्षार्थियों के मध्य अंतर क्रिया, एंट्रीज इन द एक्सरसाइज बुक्स, अभ्यास पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ, साइंस टॉक्स, विज्ञान वार्ताएं, स्मॉल ग्रुप्स डिस्कशन, छोटे समूह में चर्चा। देखिए साइंस राइटिंग के टाइम पर किसी प्रकार का डिस्कशन नहीं होता, ये गलत हो गया। राइटिंग के टाइम पर बोलना या वार्ताएं नहीं होंगी, ये गलत हो गया। राइटिंग के टाइम पर स्टूडेंट एंड टीचर्स के मध्य इंटरेक्शन, अंतःक्रिया नहीं होता है, यहाँ पर बच्चे सिर्फ एंट्रीज कर रहे होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। अब ये पॉइंट नेगेटिव सेंस में लेकर जा सकता है। आप सोचोगे कि ये पॉइंट तो नेगेटिविटी बता रहा है कि अभ्यास पुस्तिकाओं में सिर्फ प्रविष्टियां करना या सिर्फ एंट्रीज करना, ये इतना हम अच्छा नहीं मानते। हम चाहते हैं कि बच्चे एक्सपेरिमेंट्स करें, खुद प्रैक्टिकल करके देखें। हमें इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक लग सकता है, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया था कि साइंस राइटिंग ये जो वर्ड है इसको ध्यान में रखते हुए हमें आंसर टिक करना है। ये वर्ड कर रहा है साइंस में राइटिंग किस प्रकार से होती है। साइंस राइटिंग मतलब कि एंट्रीज इन एक्सरसाइज बुक, जो कि भी आप एक्सरसाइज बुक है उसमें आप एंट्रीज लिख रहे हो, तो यही आपका साइंस राइटिंग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन सोशल साइंस इंस्ट्रक्शन इज प्रपोज्ड बाय नेशनल फोकस ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड बाय NCERT इन 2006। 2006 में NCERT द्वारा गठित राष्ट्रीय फोकस समूह द्वारा सामाजिक विज्ञान के अनुदेशों में निम्न में से कौन सा बदलाव प्रस्तावित है। अब इसमें आपको चारों के चारों ही आंसर ठीक लग सकते हैं, लेकिन हमें 2006 में NCERT ने जो राष्ट्रीय फोकस समूह था उसके हिसाब से कौन सा बदलाव प्रस्तावित है, उन्होंने किस बदलाव की बात कही, वो आपको टिक करना है। अब ये आपको तभी पता चलेगा जब आपने
इस डॉक्यूमेंट्स को, ये इस तरह से जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट रिलीज़ करती है या जो अपडेट्स वगैरह देती है उन्हें पढ़ रखा हो, या फिर आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं वहाँ से इन क्वेश्चन को देखते जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो देखते हैं क्या हुआ इसका राइट आंसर। टीचर impersonating as a guide instead of a preacher, textbook as a symbolic source of instruction from the textbook as the sole instructional sources, making the community internal rather than the external to the school, inclusive rather than the exclusive of the classroom। यहाँ पर बात चली सोशल साइंस की। सोशल साइंस में क्या कहा गया, देखिए इसका एक ही राइट आंसर है। सोशल साइंस के बारे में ये कहा गया था कि जो आपकी पुस्तकें हैं वह एकमात्र अनुदेशक स्रोत के रूप में ना हो, वह एक सांकेतिक प्रकार के रूप में हो। यानी कि जो टेक्स्ट बुक है उसे एक सिंबॉलिक रिसोर्स माना जाए, रिसोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन माना जाए, वही अनुदेशन का या इंस्ट्रक्शन का एक प्रकार है बुक। ये नहीं माना जाए कि जो बुक है वही फाइनल सोर्स है, उसमें जो लिखा हुआ है वो सारी बातें सच है, सिर्फ हम बुक का ही यूज़ करेंगे, उसे आपको सिर्फ एक अनुदेशक स्रोत के रूप में लेना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ मोर मीनिंगफुल रियल लाइफ सिचुएशन फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स इन द क्लासरूम। देखिए ये जो मैंने क्वेश्चंस उठाए इसमें हमें साइंस पेडागोजी का क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया, सोशल साइंस पेडागोजी का क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया और मैथ्स पेडागोजी का क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया। अब यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि ये जो क्वेश्चन है मैथ्स पेडागोजी का सिर्फ मैथ वालों के लिए आएगा, साइंस पेडागोजी का सिर्फ साइंस वालों के लिए आएगा, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये पीजीटी जियोग्राफी के पेपर में आए हुए हैं। अब पीजीटी जियोग्राफी के पेपर में साइंस पेडागोजी, सोशल साइंस पेडागोजी एंड मैथ्स पेडागोजी तीनों से ही क्वेश्चन देखने के लिए मिले, तो कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, और हर एग्जाम में 20 क्वेश्चंस आपके सीडीपी के आए हुए हैं। कक्षा में गणित पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा एक अधिक सार्थक वास्तविक जीवन परिस्थिति प्रदान करता है? सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम गिवन इन द टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक में दिए गए इबारती प्रश्न हल करना, इससे वास्तविक परिस्थिति तो प्रदान नहीं होंगी। एडिंग नंबर्स टू द बोर्ड पर संख्याएं जोड़ने से भी काम नहीं चलेगा। डेली सिचुएशन ऑफ स्टूडेंट्स, ये बात ठीक है, इसे हम कह सकते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस ऑफ स्टूडेंट्स। इसको अगर ऑप्शन को मैं सही तरीके से और ज़्यादा इलेबोरेट करूं तो यहाँ हो सकता था रियल लाइफ सिचुएशन। फिर रियल लाइफ सिचुएशन तो इसी में लिखा है तो फिर वो मतलब कहीं क्या रहता, सही लिखा है, मतलब डेली सिचुएशन ही आपको अंदाजा लगाना है। लुकअप एडिंग क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइज बुक्स, तो ये तो गलत है, मतलब डेली रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, डेली सिचुएशन ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देयर इज एन एक्सटर्नल फैक्टर टू बी गिवन बाय द चाइल्ड इन द क्लासरूम। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कक्षा में बच्चे द्वारा दिए जाने हेतु एक बाह्य कारक है। अब एक्सटर्नल फैक्टर इनमें से कौन सा है हमें ये बताना है। फॉरगेट, कॉम्पिटेटिव स्पिरिट, मेमोरी, इंटरेस्ट, भूलना, प्रतिस्पर्धा भावना, स्मृति या रुचि। अब देखिए जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो आएगा कॉम्पिटेटिव स्पिरिट। जो फॉरगेट है या जो भूलना है ये आपका संज्ञानात्मक विकास के हिसाब से इंटरनल फैक्टर है। मेमोरी भी आपके इंटरनल फैक्टर है। इंटरेस्ट जो हो गया आपका एटीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड होता है, ये सारे इंटरनल फैक्टर होते हैं। मोटिवेशन है ये भी इंटरनल फैक्टर है। लेकिन जो कॉम्पिटेटिव स्पिरिट्स है ये होती है एक्सटर्नल, ये हमें बाहर से मिलती है। हम जब क्लास में होते हैं एक दूसरे से आगे निकलने की जो होड़ होती है मार्क्स ज़्यादा लाने वाली या जीतने वाली, तो ये कॉम्पिटेटिव स्पिरिट बाहर से आती है, अंदर से नहीं होती। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, प्रतिस्पर्धा भावना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आर्ट इन एजुकेशन इनकरेज, शिक्षा में कला निम्न को प्रोत्साहित करती है। गेम मेथड, ब्यूटी एनहेंसमेंट, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, सोशल डेवलपमेंट, खेल विधि, सौंदर्य वृद्धि, लीक से हटकर सोचना या सामाजिक विकास। देखिए जो आर्ट होती है वो एजुकेशन में इनकरेज करेगी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, लीक से हटकर सोचना। क्योंकि जब आप देखो जो आर्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी लगती है। आपने कोई चीज़ देखी उससे आप अपने हिसाब से डेवलप करते हो, अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से नई नई चीज़ें बनाते हो, तो यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इनकरेज होती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू NP 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो भी है 1986, एजुकेशन ऑफ वैल्यूज विल हेल्प टू एलिमिनेट। NP 1986 के अनुसार मूल्यों की शिक्षा से निम्न को समाप्त करने में मदद मिलेगी। लिटरेसी, इलिटरेसी, अशिक्षा,
पॉवर्टी निर्धनता, ओल्ड फेथ पुराने विश्वास, वॉयलेंस यानी हिंसा। अगर मूल्यों की शिक्षा दी जाए जिसमें सदाचार, शिष्टाचार, सत्य, ईमानदारी ये सारी बातें बताई जाएं तो उससे क्या होगा, जो वॉयलेंस है, जो हिंसा है, इसको समाप्त करने में मदद मिलेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन द फैमिली रिजल्ट्स इन पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। परिवार में निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के सकारात्मक विकास का परिणाम देता है। व्हेन फैमिलीज हैव एक्सेस टू सोशल असिस्टेंस, ये बात ठीक है, जब परिवारों को सामाजिक सहायता पहुंचती है तो हम कह सकते हैं कि बच्चे के सकारात्मक विकास का परिणाम होगा। व्हेन फाइनेंशियल पार्लियामेंट्स आर इनसफिशिएंट, जब वित्तीय ये यहाँ पर संसाधन होगा, यहाँ पर संसाधन और फिर यहाँ पर पार्लियामेंट्स की जगह यहाँ पर रिसोर्स होगा। व्हेन अ पेरेंट्स हैज एन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, देखिए इससे तो पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, और अगर पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो उससे भी नहीं मिलेगा। व्हेन एब्यूज और नेग्लेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड बाय मदर्स, तो इससे भी नहीं मिलने वाला। ये तीनों ही गलत हो जाते हैं यहाँ पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ मैथ इंस्ट्रक्शन। निम्न में से कौन गणित अनुदेश का ध्येय नहीं है। फॉर्मुलेटिंग एंड डूइंग क्वेश्चंस, प्रश्न प्रतिपादित और हल करना। हर नहीं है यहाँ पर, हल आएगा। यहाँ पे फॉर्मुलेटिंग ठीक है, कह सकते हैं। टू थिंक एंड रीजन, विचार और कंटेस्ट करना। ये देखो ये चीज़ें तो आपके मैथ्स के अंदर आ जाएंगी। प्रश्न प्रतिपादित और हल करना, विचार करना, कारण समझना, रोट एंड मेमोराइजिंग फॉर्मूलाज, ये चीज़ नहीं आएंगी। डिनोटिंग एंड एक्टिंग ऑन एब्स्ट्रैक्ट सफिक्स, ये भी आपका आ जाएगा मैथ्स इंस्ट्रक्शन के अंदर। अमूर्त प्रत्यय, दृश्य निरूपित करना और उन पर कार्य करना। तो रोट लर्निंग जो होता है, मेमोराइजिंग जो होता है, इसको हम हमेशा नेगेटिव सेंस में लेके जाते हैं, तो ये आपका मैथ्स इंस्ट्रक्शन का गोल नहीं रहेगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14, अ मेजर डिसिप्लिन अंडर द फैमिली ऑफ सोशल साइंसेस इज। सामाजिक विज्ञान परिवार के अंतर्गत एक मुख्य विषय है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर साइंस डीलिंग विथ एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोगों से निपटने वाले विज्ञान। साइंस विथ सोशल इम्प्लीकेशंस, ये बात ठीक है। सामाजिक निहितार्थ वाले विज्ञान। साइंस विथ रिसर्च इम्प्लीकेशंस, ये नहीं आएगा। लैंग्वेज विथ सोसाइटी एज अ थीम, ये भी नहीं आएगा। सोशल साइंस जो होता है वो साइंसेस विथ सोशल इम्प्लीकेशंस होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। तो आज को नंबर ऑफ क्वेश्चन, अच्छा हाँ यहाँ पर ये चीज़ और एक आ गई है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हम लॉ ऑफ गेस्टोल्ट पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि एक लॉ और होता है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ सराउंडनेस। लॉ ऑफ सराउंडनेस जो था वो रह गया था, तो लॉ ऑफ सराउंडनेस को हम आज देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको एक कुछ आकृति दिख रही होगी। अब इसमें कुछ वर्ड्स छिपे हुए हैं। अगर आपने पहले ये आकृति देख रखी होगी तो आप समझ जाओगे। तो ये जो वर्ड्स हैं ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इस बाउंड्री को कंप्लीट कर देता हूँ इस प्रकार से, इनको मिला देता हूँ और ये जो बाउंड्रीज हैं इसे फुल कर देता हूँ, तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ये लिखा हुआ था आपका टी, और यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ था आई, और ये आपका लिखा हुआ था ई, TIE। तो ये था आपका लॉ ऑफ सराउंडिंग। जब हम चीज़ों को चारों तरफ से घेर लेते हैं तो हम उसके अर्थ को समझ जाते हैं। ठीक, अब अगर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगर आपने एक बार इसको देख लिया है तो इरेज करने के बाद भी आप इसे दोबारा से समझ जाओगे कि ये क्या लिखा था, क्योंकि एक बार आपने इसे देख लिया। ठीक, तो ये था आपका लॉ ऑफ सराउंडिंग जो कल रह गया था, जिससे आप ऐड कर लेना अपनी जो भी जहाँ पे आप नोट कर रहे हो वहाँ पर। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। ये आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं आपके डाउट। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।